अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद और आज है जुमा मुबारक। सो हमारी तरफ से आपको जुमा मुबारक। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरी तरफ से भी आपको जुमा मुबारक। हसनैन आपको भी और देखने वालों को भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। फ्राइडे को वैसे ही लोग जल्दी उठते हैं, नहाना धोना, फिर उसके बाद खुशबू लगाना, ऑफिस जाना, फिर नमाज की भी तैयारी होती है, तो एक फ्रेश डे भी होता है। तो आज के दिन आपने अपनी खास और खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखना है। सोशल स्टोरीज जो हमारी आज ट्रेंडिंग है उससे आगाज करते हैं प्रोग्राम का और बाकायदे तौर पर आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के सहूलतकारों का रैकेट बेनकाब हो गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद मुल्जिमान को हिरासत में भी ले लिया है। जराये ने कहा है कि सीटीडी रावलपिंडी ने सहूलतकारों और हैंडलर्स को रावलपिंडी पेशावर में छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया और मजमूई तौर पर 6 से 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक छापे पीर विदाई, ढोक कश्मीरियां और खैबर पख्तूनख्वा में मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड रख कर मारे गए। 5 अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया और किस सहूलतकार ने हमलावर को क्या क्या मदद फराहम की उसका तयन भी किया जा रहा है। और हमलावर जो था वो गोलरा से पहले एक और ऑनलाइन बाइकिया सर्विस के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया और हमलावर गोलरा से कचहरी तक मास्क पहनकर आया था और जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर अभी तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से आपने बताया कि इनिशियली तफ्तीश में ये पता लगाया जा चुका है कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और अफगानिस्तान से इसको तमाम तर सपोर्ट मिल रही थी, उसको डायरेक्शन अफगानिस्तान से मिल रही थी और जो उसके सहूलतकार थे जिनको इन मुख्तलिफ इलाकों का जहाँ पे आपने नाम लिया वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया और यकीनी तौर पे तहकीक करके तफ्तीश करके असल मुल्जिमान तक पहुँचना भी मकसद है और उसके बाद इनको करार वाकई सजा जब मिलेगी तो उसके बाद से ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको सहूलतकार मिल जाते हैं, कोई भी शख्स इस बारे में नहीं सोच सकेगा कि वो किसी को सहूलत देता है, क्योंकि सहूलत देने का भी इस तरह के हालात व वाक़यात में आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद होता ये है कि आप इसी तरह से गिरफ्तार होते हैं, आपकी भी जगहसाई होती है, आपकी बदनामी होती है और आपकी आने वाली नस्लों की बदनामी होगी, क्योंकि जो सहूलतकार है वो अल्टीमेटली गद्दारी के जुमरे में आता है और आप अपने वतन से गद्दारी कर रहे हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको कराची के हवाले से बताते। कल एक खबर मैंने आपको दी थी और कराची के ई चालान्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि एक तो ई चालान्स हो रहे हैं लेकिन अब वो वहाँ पे रिपोर्ट भी आपको ई चालान देंगे, लेकिन कराची के इलाकों में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आए दिन कुछ न कुछ नई खबरें भी बनाता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन, जहाँ पे क्लिफ्टन की बात करूँ तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। बिलावल हाउस के करीब नस्ब एक सेफ सिटी कैमरा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को चोरी कर लिया गया है और ज़िला जनूबी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चोरी की इत्तला मकामी पुलिस को 6 नवंबर को दी गई थी। डीआईजी के मुताबिक ये एक गैर फाल और गैर ऑपरेशनल पुल साइट थी जो सी रॉक अपार्टमेंट्स के करीब सी व्यू में वाक़ था और उन्होंने मजीद कहा कि करीबी होटल के अमले के मुताबिक चोरी की इत्तला से चंद घंटे कबल एक गाड़ी क्रेन के साथ खंबे पर काम करती हुई दिखाई दी गई उनको और उसके बाद कुछ स्विचर्स और बैटरी गायब हो गई और पुलिस ने इलाके में मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक की हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड उनको नहीं मिल सका। अब इस हवाले से तफ्तीशकार उस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर यह साजो सामान हटाने का शुबा है। डीआईजी ने मजीद बताया कि वहाँ कोई अलार्म सिस्टम नस्ब नहीं था और अलार्म सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से ये बताना मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कब हटाया गया। उनका कहना था कि माजी में हमने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और KMC को इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए खतूत भेजे थे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि वहाँ पर बिलावल हाउस तो सिक्योरिटी तो वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट होगी, उसके बावजूद इस तरह से ये वाकया पेश आना जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर तहकीकात हो रही है। आपको पता है कि ये जो बॉक्स चोरी एक दो रिपोर्ट्स यहाँ पे भी लगा दें ताकि रिपोर्ट्स घूमते फिरते रहे, चोरों को भी वो चालान भेजें, क्योंकि आम शहरी को तो आप चालान भेजते हैं, इन चोरों का भी तो कुछ कीजिए। हाँ, इनको भी चालान जाने चाहिए, इनके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जाना चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो बॉक्स जाहिर है जो चोरी हुआ ये के इलेक्ट्रिक का होता है और पूरे इलाके में ये बिजली फराहम करता है। अब इससे क्या हो सकता है कि जो आसपास एरियाज हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, उनकी सप्लाई मुतासिर हो सकती है या फिर हो भी चुकी होगी। जैसे जैसे जो डिटेल्स हमारे तक आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, बट अभी जो है वो तहकीकात हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे लिए चलते हैं जी। मुतवफ़ी अफराद के
शनाख्ती कार्ड उनके करीबी अजीज की जानिब से मंसूख कराना अब लाजमी है। पहले भी लाजमी था, लेकिन अब कुछ इस तरह की रेगुलेशंस आ गई हैं कि सख्ती से आपको कहा जा रहा है कि आपने उनके जो अफराद आपके घर के फोत हो जाते हैं उनका अपने शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना लाजमी है। इस पर अब आपको सजा होगी। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन सेंटर यानी कि नादरा की मैं बात कर रही हूँ, जो अंदरूनी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी शनाख्ती कार्ड समेत दीगर शनाख्ती दस्तावेजात फराहम करने का मजाज इदारा है। वो अफराद जो इंतकाल कर जाते हैं उनके शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना मुतवफ़ियान की करीबी अजीज़ों की जिम्मेदारी है। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 सेक्शन 17(1) के तहत फोत शुदा अफराद का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना अब ज़रूरी हो चुका है। नादरा इलामिया के मुताबिक मुतवफ़ी के शरीक हयात, वालिदैन, बच्चों, कानूनी सरपरस्त में से कोई भी एक मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाए और वहां जाकर वफात का इंदराज कराए और कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराने के लिए नादर दफ्तर तशरीफ लाएं, या फिर जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, आप पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए भी मंसूखी की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और इन हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में नादरा कवानीन के तहत आपको कैद हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, या फिर आपको दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि हम उर्दू और अंग्रेज़ी के मिक्सचर में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो कंटेंट राइटर हैं साथ, मुझे लगता है कि ये या तो ज़िया मुहियुद्दीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या फिर तारिक अजीज़ साहब से, कि वैसे क्रेडिट तो गज़ल को भी जाता है कि इन्होंने मुतवफ़ी भी पढ़ लिया, मुतवफ़ियान भी पढ़ लिया, लेकिन आपको आम अल्फाज में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग फोत हो जाते हैं उनका ID कार्ड आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। आप अगर उनके करीबी अजीज़ हैं, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, वो जाके कैंसिल करवाए। लेकिन साथ आपकी उर्दू के कमाल उर्दू है। ऐसे इन जैसे लोगों को इसीलिए मैंने स्टार्ट वाली लाइन में बोल दिया था कि जो अफराद फोत हो जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा है कि हम वो जो एग्जैक्ट उर्दू है ना, उससे भी हमारी आशनाई हो, और अगर ज़िया मुहियुद्दीन साहब होते तो वो आज बड़े खुश होते। ख़वातीन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सिंध से एक और खबर। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से गैर मुल्की जानवरों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, और ये खबर सामने आई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत महकमा वाइल्ड लाइफ का इजलास हुआ। इस इजलास में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, और इस दौरान कराची चिड़ियाघर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 की खिलाफ वर्जियां भी सामने आई हैं। आसिफ हैदर शाह ने कहा है कि गैर रजिस्टर या गैर कानूनी जानवर रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर वाइल्ड लाइफ माहिरीन के साथ मशावरती इजलास जल्द मुनक्किद होगा। इजलास में आगाही दी जाएगी कि वाइल्ड लाइफ से मुतालिक 129 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस सिंध से दरख्वास्त है कि जल्द समात और मुअस्सर फैसला मुमकिन बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि गैर मुल्की जानवर रखने वाले मालिकान को रजिस्ट्रेशन और रिहायशी माहौल के रहनुमा उसूलों पर अमल करना होगा, और कहा कि कराची चिड़ियाघर बड़े जानवरों के लिए मुकर्ररा कानूनी मयार पर पूरा नहीं उतरता। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी की सिंध की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को कराची चिड़ियाघर में फौरी इस्लाही इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब इनकी इंपोर्ट पर इसलिए भी पाबंदी है क्योंकि जो बाहर के जानवर यहाँ लाए जाते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का क्लाइमेट कुछ जानवरों से ऐसा मैच भी नहीं होता, उनकी बीमारियां भी फैल सकती हैं जो हमारे दीगर जानवर हैं उनमें, फिर इसके साथ साथ इकोसिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, और बहुत से मसाइल हैं वो भी जन्म ले सकते हैं। इस वजह से भी इनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अब जाहिर है फिर जब वो बीमार हो जाते हैं, क्लाइमेट मैच नहीं करता, उनकी एक अपनी भी सेहत ख़राब होती है, लाइफ रिस्क होता है उनका भी, तो इसलिए भी कुछ ये ज़रूरी इकदाम हैं जो उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं स्विट्जरलैंड, जहां पर स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में हुई एक नीलामी में तकरीबन 10 कैरात का आप ये कहें कि ब्लू कलर का हीरा यानी नीला हीरा 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हो गया। जनेवा में फरोख्त होने वाला ये 9.51 कैरेट वजनी हीरा मेलन ब्लू के नाम से जाना जाता है, और इस हीरे का नाम आर्ट की अमरीकी सरपरस्त रिचल लैम्बर्ट मेलन के नाम पर रखा गया था। ये हीरा कई दहाइयों तक मेलन के जाती मजमुए का हिस्सा रहा, और ये एक आप ये कहें कि पेंडेंट के तौर पर सेट किया गया था, और इसकी क्रिस्टीज में नीलामी से 2 से 3 करोड़ डॉलर तक की कीमत मुतवक्के थी। 2014 की बात की जाए तो जब रिचल मेलन फोत हुई तो ये 3.26 करोड़ डॉलर में फरोख्त हुआ था, जो नीलामी में किसी रंगीन हीरे के लिए अदा की गई सबसे ज्यादा कीमतों में से एक थी। और नीलाम घर क्रिस्टीज ने बताया कि हीरा मुतवक्के कीमत के अंदर ही फरोख्त किया गया, और जो हतमी फाइनल जो कीमत में खरीदार की फीस और दीगर चार्जेस शामिल हैं,
और मेलन ब्लू अक्सर जदीद जवाहरात की तरह नहीं, जिनमें आप ये कहें कि किट वगैरह शामिल किए गए हों या फिर कट लगे हों या फिर रंग बढ़ाने के लिए तब्दील किया गया हो। ये भी आपको याद होना चाहिए कि बागबान रिचल मेलन शाइस्तगी और नफासत की अलामत थी। 1961 में अमरीकी सदर ने मेलन से कहा कि वो व्हाइट हाउस की गुलाबी बाग का डिज़ाइन दोबारा बनाएं, जहां उन्होंने अवामी तकरीबात के लिए ज्यादा खुली जगह फराहम की और अमरीकी पौधों की अकसाम भी मुतारिफ कराई थी। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, अगर ये 7 अरब रुपए का ये जो हीरा खरीदा गया है और ये पत्थर खरीदा गया है तो एक कीमती पत्थर है, और ये अगर पाकिस्तान में खरीदा जाता तो फिर लोग कहते हैं कि इससे बेहतर था कि आप 40 लोगों के वलीमा करवा लेते, 50 लोगों के वलीमा करवा लेते। हमारे यहाँ मुफ्ती मतलब हम जो फतवा है ना एकदम दे देते हैं, हम आम लोग भी, मैं वो प्रोफेशनल मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एकदम फतवा दे देते यार, अगर 200 बंदों को खाना दे देता, 200 बंदों के घर बना देता, 1000 बंदों के घर बना देता, 7 अरब डॉलर इसने 7 अरब पाकिस्तानी रुपए बैग बार्डन इससे खर्च कर दिए। लेकिन ये जो थोड़ी सी ऊपर वाली क्लास है, उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करना होता है, जिनके पास खरबों रुपए होते हैं, खरबों डॉलर होते हैं, उन्होंने 7 अरब की कोई खरीदारी करनी होती है, अपना स्टेटस को भी मेंटेन करना होता है। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। वियतनाम के एक 83 साल शख्स ने तकरीबन 62 साल से वो कभी नहीं सोए, ये उनका दावा है। अच्छा, थाई नोगोक, थोड़ी सी तो नींद आई होगी। नहीं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुने तो सही। इनका नाम थाई नेगोक है और ये वियतनाम के एक किसान हैं जिन्होंने दावा किया और कहा कि इस शदीद बेख्वाबी ने उसकी ज़िंदगी को कभी भी मुतासिर नहीं किया। बरसों से अपने आबाई मुल्क में ये खबरों की जीनत बना हुआ ये शख्स है। जब इसके बारे में इतला दी गई कि इसे खुशगवार और फाल ज़िंदगी गुजारने के लिए नींद की ज़रूरत नहीं है तो सारे लोग बड़े हैरान हुए। इनका ख़ानदान बशमूल इनकी बीवी, बच्चों, दोस्तों और पड़ोसियों का इसरार है कि उन्होंने उम्र रसीदा शख्स को कभी सोते हुए नहीं देखा, मतलब कि उसकी तस्दीक भी हुई है। और नींद की जो मुकम्मल कमी है उन्होंने कभी उन पर असरअंदाज भी नहीं हुई। अच्छा। और थाई नेगोक का कहना है कि बेख्वाबी ने मेरी सेहत को मुतासिर किया है या नहीं, लेकिन मैं अब भी आपको सेहतमंद लगता हूँ और सेहतमंद हूँ, लेकिन दूसरे किसानों की तरह मैं खेत में जाता हूँ और अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। 1942 में पैदा होने वाले थाई नेगोक का दावा है कि वो 20 साल की उम्र में शदीद बुखार में मुब्तला हुए थे, जिससे वो जिंदा तो बच गए लेकिन दोबारा कभी सो नहीं पाए। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अद्वियात, रिवायती लोक इलाज और काफ़ी मिकदार में अल्कोहल आजमाने के बावजूद उन्हें नींद नहीं आई। और इनका कहना है कि ये कहानी को उनके आबाई मुल्क वियतनाम में किसी हद तक एक मौजज़ा समझा जाता है उनकी कहानी को, और एक मुनफरिद सुपर पावर के तौर पर पेश किया गया। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक वो शायद, जिस तरह गज़ल ने कहा, कि वो कुछ नींद ले रहे होंगे लेकिन उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होगा। स्लीप सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने कहा कि कुछ बेख्वाबी के मरीज जागने और सोए रहने में कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं करते और ये बताने की सलाहियत नहीं रखते कि वो सोए हुए थे या जागे हुए थे। इसलिए 83 साल शख्स के साथ ये मामला भी हो सकता है कि दिन में वो कहीं ना कहीं मुख्तसर वक्त के लिए सो रहा होगा लेकिन उसे इसका इल्म नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि वो सो रहे हों लेकिन उनको इल्म ना हो, क्योंकि जिस तरह से वो मेडिसिन ले रहे हैं, आपने अल्कोहल का जिक्र किया, उसके बाद तो आई थिंक सो नींद वैसे भी आती है, जितनी मेरी ये रिसर्च है या जितना मुझे पता है उसके बाद। लेकिन खैर वो तो एक, जैसे आपने जिक्र किया, मौजज़ा तो वाकई एक मौजज़ा भी हो सकता है। अब हम चलते हैं जी, अब सिंध आपको लिए चलते हैं, जहाँ पे सिंध के शहर खैरपुर की पहचान सिर्फ उसकी सकाफत और रवायात नहीं बल्कि यहाँ उगाया जाने वाला मीठा और खुशबूदार केला भी है, जो अपने जायकेदार क्वालिटी की वजह से पूरे सूबे में खास शोहरत रखता है। तो हम इसके ऊपर एक खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं खैरपुर से अली गौहर खान साहब का। केला एक्सपोर्ट क्वालिटी किस्म का ये केला पककर तैयार तो हो गया है। जिला खैरपुर में केले की ज्यादा पैदावार होती है, जिसमें पीरगोट, कुम, ठरी मिरवा, फैजगंज, सोबेदेरो और खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना की बुनियाद पर ट्रकों में केला लोड करके खैरपुर केला मंडी पहुंचता है। मजदूर पेटियां तैयार करते रहते हैं और अच्छे तरीके से केले की कटाई करके पेटियों में डालते हैं। बाद में दूसरे शहरों में ये केला जाता है, जिसमें लाहौर, पेशावर, कोयटा जाता है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर पैदावार के हिसाब से केला पहले नंबर पे सिंध में से है। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के और यहाँ से बाहर भी जाता है ये केला। और
अच्छी पैदावार हमारे यहाँ होती है। खजूर के बाद केला दूसरे नंबर पे आता है पैदावार के हिसाब से। जो सहूलियात है गवर्नमेंट की जानिब से इनको दी जाएं तो आगे ये बहुत फ़ायदा देगा हमारे मुल्क को। इसलिए इनकी सहूलत दी जाए तो ये आइंदा दूसरे ममालिक तक भी सही नमूने पहुँचेगा। हमारे एक अच्छी फसल है और केला खाने के हिसाब से और अच्छा है, और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इनको सहूलियात दी जाए जैसे इनका अच्छा तरीके से कारोबार हो सके। सिंध का केला पककर तैयार तो हो गया, सैकड़ों मजदूरों के लिए रोजगार का सबब बनता है, मगर केला मंडी में काम करने वाले गरीब मजदूरों को केला मंडी के ठेकेदार बढ़ती हुई महंगाई के बायस वही पुरानी मजदूरी मिलने लगी है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और ये यकीनी तौर पे केला पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, लेकिन आखिर में कुछ मसाइल के हवाले से भी जिक्र ज़रूर हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये मसाइल सुन रहे होंगे और इनका सदबाप निकालेंगे, इनका हल निकालेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेगमेंट में जब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पर हमने बहुत सारे सेगमेंट्स अलग से भी किए, डॉक्टर्स को भी बुलाया और आज ज़रूरी था क्योंकि आज उसी चीज़ का दिन मनाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ के हवाले से। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक आलमी चैलेंज भी बन चुकी है और माहिरीन के मुताबिक बर वक्त तशखीस, दुरुस्त मालूमात और तर्ज ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियां लाखों जाने भी बचा सकती हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम इसी मौजू को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है और इसी मौजू को डिस्कस करने के साथ डॉक्टर उस्मान जफ़र साहब मौजूद हैं और इनकी क्योंकि स्पेशलिटी है डायबिटीज़ के हवाले से और आज ही हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के हवाले से बात की, आज क्योंकि इसका दिन मनाया जा रहा है तो उस हवाले से हमने आपको मदऊ किया था। पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी इसकी शरह दिन ब दिन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसकी बढ़ोतरी की वजूहात क्या हैं चीदा? जी, बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ की सबसे बड़ी फैलने की वजह लाइफस्टाइल है और मौजूदा ज़माने में हमारे लाइफस्टाइल में जो दो बड़ी तब्दीलियां आई हैं उसमें एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना और दूसरी चीज़ है मोटापा। तो ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है कि आपस में भी इंटर रिलेटेड है, लेकिन यही उस डायबिटीज़ की एपिडेमिक की वजह है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के इजाफे की सूरत में इस वक्त दुनिया को दरपेश है। और यानी अब तो ये कहा जाता है कि 50 करोड़ के करीब लोग दुनिया भर में इस मर्ज़ का डायग्नोस्ड शिकार है। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि किन लोगों में डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है? जो हम तो अमूमन यही देखते हैं, जो इंसान चीनी ज़्यादा खा रहा है या मीठा ज़्यादा खा रहा है, उन्हीं के लिए, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, ये दोनों सबसे बड़ी वजूहत हैं। तो वो तमाम लोग जिनका जो ज़िंदगी है वो सेडेंट्री है, वो ऐसी जॉब्स करते हैं जो पूरा दिन बैठने वाली हैं और अब ज़्यादातर आप जॉब्स अगर देखें इस जगह तो ऐसी ही हैं। बैंकों में जॉब कर रहे हैं लोग, ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाली या फिज़िकली डिमांडिंग जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। इवन वो जॉब जो किसी ज़माने में फ़िज़िकली डिमांडिंग होती थी, जैसे काश्तकारी है, वो भी मैकेनाइजेशन की वजह से अब मशीन पे बैठा है। वो जो एक किसान है वो भी एक ट्रैक्टर चला रहा है जिसके ऊपर उसने पूरा दिन बैठना है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इन तमाम वजूहात से ये सारे लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, ये डायबिटीज़ के रिस्क के ऊपर हैं। अच्छा। वो तमाम लोग जिनका वज़न बढ़ रहा है वो डायबिटीज़ के रिस्क पे है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स का भी है। अच्छा। और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है लोगों की, एशियन एंसेस्ट्री है जैसे कि हम लोग हैं, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि डायबिटीज़ का मर्ज़ लाक हो जाएगा। डायबिटीज़ में आप समझिए कि बस 50-50% दोनों चीज़ें हैं। 50% इसमें लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करता है और 50% हमारी जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। तो दोनों ही चीज़ों को हम देख के ये फैसला करते हैं कि किस शख्स को ज़्यादा रिस्क हो सकता है। किसी की फैमिली में है, वालिदैन को है, बहनों भाइयों को है, तो उससे अपना एक दफ़ा स्क्रीनिंग कराना चाहिए। इसी तरह कोई अगर बैठी हुई जॉब कर रहा है, रिसेंटली उसका वेट गेन हो गया है, तो उसे अपने आप को दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा प्रिसाइसली ये बताया, लेकिन अभी जब ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने भी बताया कि आपकी रूटीन हमारी तरह ही है,
सुबह कोई हम 6 बजे अगर उठते हैं तो आप 7:30 बजे उठते हैं, रात 9 बजे तक चलते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारा एक अलमिया है। अब लाइफस्टाइल हो सकता है आपका बड़ा अच्छा हो, आप क्लीन डाइट लेते हो, हम भी क्लीन डाइट लेते हैं क्योंकि हमारी जॉब इस तरह की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटी हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। सो अपने आप को किस तरह से हम उस तरफ ड्राइव करें कि जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकें? देखिए, इसको अब एक एफर्ट के साथ ही करना मुमकिन है। मौजूदा ज़माने में अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अपनी रूटीन के अंदर कामों में फ़िज़िकली एक्टिव हो पाएगा तो ये शायद मुमकिन नहीं है। ज़्यादातर डेस्क जॉब्स हैं। लोग, अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैं दुकान पे होता हूँ। भाई 15 फुट की दुकान है आपकी, कितना फ़िज़िकल एक्टिव हो जाएंगे दुकान पे? तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके ज़िंदगी में हमें एक वक्त निकालना चाहिए जिसके अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बगैर फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो मिकदार हमें चाहिए उसको अचीव करना मुमकिन नहीं होगा। तो हर शख्स को चाहिए कि वो एक वक्त निकाले जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करे। और मैं इसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, क्योंकि आज रोज़ाना दिया हुआ थोड़ा सा वक्त आपकी सेहत को जिस तरह बिल्ड करता है, वो कल बीमारी के हाथों मजबूर हो के महीनों तक वक्त देने से आपको बचा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपनी वो टाइम इन्वेस्टमेंट करें जो हमें हेल्थ भी देगी, मुस्तकबिल के अंदर हमारी लाइफ और लाइफ क्वालिटी दोनों को बढ़ा सकती है। ज़बरदस्त। सही। अच्छा, एक शख्स है, उसकी वर्कआउट रूटीन है, वो वॉक शॉक भी कर लेता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल जो है उसका ज़्यादा मिकदार में है, उसके लिए भी रिस्क होता है? देखिए, सिर्फ चीनी नहीं है। गजल अपनी पूछ रही है। जी जी सिर्फ मैं चीनी कहाँ नहीं है, सिर्फ चीनी तो एक चीज़ है ना। अच्छा। ये ओवरऑल कैलोरी इनटेक की बात है। आप वो कैलोरीज चाहे चीनी की सूरत में ले रहे हो या रोटी की सूरत में ले रहे हो, चावलों की सूरत में ले रहे हो या जूसेस की सूरत में, और इवन फ्रूट की सूरत में भी एक्सेसिवली ले रहे हो। आम खा रहे हैं लोग 5-5 किलो। बिल्कुल ऐसे। तो किसी भी सूरत में अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो ये कैलोरीज फैट्स की सूरत में हमारे जिस्म में जमा हो जाती है। अच्छा। मोटापा कॉज करती हैं, और ये मोटापा अल्टीमेटली उस कंडीशन का सबब बनता है जो डायबिटीज़ की तरफ लीड करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिस। अच्छा, लास्टली सर, सिर्फ वक्त की कमी हमारे पास, लास्टली इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि बहुत सारे हमने लोग देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका वर्कआउट उससे ज़्यादा होता है और वो अपनी इनटेक को बैलेंस कर लेते हैं। उनको भी इसका मसला हो सकता है क्योंकि ओवर ईटिंग करते हैं एट टाइम्स। नहीं, ज़ाहिर है अगर किसी की जो है वो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनटेक कम है तो वो तो सेफ़ है, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला उन लोगों को है कि जहाँ पे आप इनटेक ज़्यादा ले रहे हैं और फिर उसके बाद वो मोटापे की सूरत में आपके जिस्म के ऊपर चर्बी चढ़ रही, तो उसको रिस्क होगा। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। चूँकि आज वर्ल्ड में ये डे मनाया जा रहा है डायबिटीज़ के हवाले से, तो इस पर बात करना और मैसेज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैसेज यही है कि जितना आप अपने मोटापे को कर सकते हैं, आपकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, लेकिन स्पिनर अबरार अहमद बुखार के बाइस प्रैक्टिस के लिए मैदान में नहीं आए थे। और ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि अबरार अहमद की जगह फैसल अकरम दूसरा वनडे खेल सकते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दी थी। दोनों टीम्स के माबैन तीसरा वनडे भी रावलपिंडी में 16 नवंबर को ही शेड्यूल किया गया। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन मौजूद है। मुश्तबा, थैंक यू जॉइनिंग अस। फाइनली मैच अब होगा, वैसे इसने कल होना था, लेकिन कुछ ऐसी अनफोर्सीन्स थे जिनकी वजह से अब ये मैच आज होगा। पिछला मैच भी आपने हमारे साथ वहाँ पे देखा ग्राउंड में। पाकिस्तान की कोई इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि कमांडिंग पोजीशन नहीं थी, बड़ा स्क्रैची सा था बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो जीत मिली। इस मैच को आप किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान को किन किन डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है, तो बैटिंग में हमने देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। पहले फ़खर जमान हमेशा की तरह काफ़ी अर्से से एक आउट ऑफ फॉर्म है। फिर साइम अयूब की बात करें, बाबर आजम जो है वो क्राउड का प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पा रहे, या उनकी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से 20, 25, 30 रन बनाने के बाद उनके जो एम होता है कि अब आप सेंचुरी की तरफ जाऊँ, तो उस सारे दौरान के वो आउट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिछले मैच की, अगर थोड़ी सी हम हाईलाइट देखें तो सलमान अली आगा और जब हसनैन तलत आए थे बैटिंग पर, तो हुसैन तलत
हुसैन तलत आए थे बैटिंग पर। तो आपने देखा कि बिल्कुल स्टार्ट में अगर एक बड़ी क्लोज कॉल हुई थी और हुसैन तलत वहाँ पे अगर आउट दे दी जाते तो पाकिस्तान टीम में शायद वो मैच 200 या 250 रन बनाकर आउट हो जाते, श्रीलंका वो मैच जीत सकता था। लेकिन वो चले एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, सलमान अली आगा ने बड़े अरसे बाद एक सेंचुरी स्कोर की, हुसैन तलत ने भी अच्छी बैटिंग की उसके साथ। इसके अलावा बॉलिंग में अगर हम देखें तो हारिस रऊफ ने ठीक है 4 विकेटें तो ली थी, लेकिन उनका जो इकोनॉमी है वो एज ऑलवेज प्लस 6 जा रहा था, 7 जा रहा था। तो वो बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ तो आप विकेटें ले रहे हैं लेकिन आप साथ जो 60-70 रन लीक कर रहे हैं वो हमेशा की तरह बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अगर आज की मैच की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान जो है वो सेम प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में खेला था वही खेलेगा, क्योंकि इस वक्त फैसल अकरम की जैसे बात की जा रही है तो किसकी जगह आएगा, ऐसा कोई प्लेयर चेंज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यही प्लेयर है आपके काफ़ी अर्से से खेलते आ रहे हैं। और अगर हम पिंडी की पिच की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी सलमान अली आगा स्पिनर के तौर पर हैं, साइम है, फिर मोहम्मद नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो किसी स्पिनर की ऐसा जगह बनती नहीं है किसी उस वक्त। सेम प्लेइंग 11 हमारी देखने में आएगी। और अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो कल बड़ी अच्छी दोनों टीमों ने ट्रेनिंग की है, फील्डिंग की ट्रेनिंग की है, बैटिंग की है, बॉलिंग की है। पाकिस्तान की खास तौर पर अगर हम बात करते हैं पिछले मैच में फील्डिंग की तो कहीं हमने देखा बाबर आजम ने अच्छा कैच भी पकड़ा तो कहीं फ़खर जमान और सलमान अली ने कैचेस ड्रॉप भी किए। तो फील्डिंग हमेशा से हमारा एक कंसर्न चलता आ रहा है और फील्डिंग पे हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है बाबर ने एक अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल फील्डिंग देखें तो हमारी बड़ी लो स्टैंडर्ड जो है हमारी फील्डिंग है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने पिछले मैच के हवाले से बात की, गलतियाँ हुई थी लेकिन उसके बाद हमने कवर कर लिया, एंड में हम जीत गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के मैच में क्राउड भी बहुत होगा और ज़्यादा सपोर्ट शायद श्रीलंका को मिलेगी। उनका जो इंटरनेशनल सेविंग फैसला था, जो जिस तरह से उनका फैसला उन्होंने किया पाकिस्तान में रहने का। बाबर आजम की भी आपने बात की, क्या लगता है आपको, क्या प्रेडिक्शन है, कितने रन लगाएंगे आज? देखिए बाबर आजम को प्रेडिक्ट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आता वो 20, 30, 40 रन से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे। वो कौन सा दिन आएगा सेंचुरी का, वो कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट लेते हैं, लेकिन शायद उनकी हमारा जो क्राउड है उनको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे रख चुका है, तो वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो एक बड़ा प्लेयर था, नॉर्मल उसको लेके चलते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, लेकिन अब उस पर कोई भी प्रेडिक्शन करना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस दिन सेंचुरी का कहूँगा वो सेंचुरी नहीं हो रही। पिछले 2 साल से हम कहने का आज सेंचुरी करेगा, आज सेंचुरी करेगा, लेकिन वो 2 साल से हमारी प्रेडिक्शन जो है गलत जा रही है। इसके अलावा क्राउड की मैं आज कुछ तो कर दें, सिफर तो नहीं कह सकता, वही आपकी बात को वो उल्टा साबित कर दें। वही 25-30 रन, वही 25-30 रन के आसपास बनाएगा और उसके बाद वो जैसे एज ऑलवेज आउट होता है, फ्रंट फुट पे आके और फिर पीछे से विकेट बोल्ड हो जाती है। पता नहीं बैट और बॉल गैप उसमें बहुत आ रहा है, तो वो टेक्निक का इशू मुझे नहीं नजर आ रहा, मुझे लग रहा है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अगर हम क्राउड की खासकर अगर आज की बात करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है, और श्रीलंका ने जब पहले 2009 के हमले के बाद वापस आया था तो बड़ा अच्छा एक इनको वेलकम किया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज भी एक अच्छा क्राउड होगा और पाकिस्तान से ज़्यादा आज श्रीलंका को सपोर्ट हासिल होगी। और जैसे कि हमारी बड़ी जज्बाती अवाम है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो चीज़ों को देखती है, क्रिकेट की तरफ से नहीं देखेगी, वो देखेगी हमारे क्रिकेट मुल्क में क्रिकेट बहाल है, जारी है। वो इस चीज़ को देखकर आज बाबर आजम को भी मेरे ख्याल से भूल जाएगी और आज श्रीलंका को जितनी सपोर्ट हासिल होगी मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए एक बड़ा एक अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये सिक्योरिटी चैलेंज भी होगा हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, क्योंकि टिकट्स ऑलमोस्ट रावलपिंडी में 70-80% तो हर मैच के फरोख्त हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो क्राउड आएगा वो तो श्रीलंका के सपोर्ट में आएगा। हमारी टीम भी अक्सर जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना तो वो हमदर्दाना तौर पे उस तरह से परफॉर्म भी नहीं करते हैं। या फिर मैं अपनी टीम के हवाले से कहूँ तो ये जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे के लेवल पे खेलते हैं, आयरलैंड के साथ उनके लेवल पे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे होते तो हमें पता चल रहा था यार ये छोटी सी कमी ना होती तो हम इनसे मैच जीत जाते हैं। सो आज क्या हमारी टीम भी उनके साथ फ्रेंडली लेवल पे खेलेगी या आज वही एग्रेशन और सीरीज जीतने की कोशिश करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए अब इस तरह का इन्वायरमेंट बन चुके हैं, एक तो पाकिस्तान पहला मैच जीता हुआ है, फिर 3 मैच की सीरीज है, अगर आज पाकिस्तान मैच जीता तो सीरीज 2-0 हो जाएगी और जो तीसरा मैच होगा वो एक किस्म का इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज श्रीलंका को मैं फेवरेट करार दूंगा, क्योंकि एक तो पिछला सारा जो मैटर हुआ सिक्योरिटी के हवाले से, फिर पाकिस्तान की आवाम का जो एक झुकाव है वो श्रीलंका की तरफ एक मरतबा फिर गया है। फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बड़ा अच्छा कल उन्होंने मैसेज दिया, गेस्चर दिया श्रीलंका क्रिकेट टीम का, थैंक यू अदा किया। अब हो सकता है वो शुक्रिया मैदान में भी अदा करें, क्योंकि ऑन वीडियो तो उन्होंने कल कर दिया है। तो हो सकता है सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा
हाथ धोला रखे आज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने देखा अपने, अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो जिस तरह से विकेटें गंवाई गई, लेकिन आपको लगता है कि अब कुछ आज तब्दीली मुतवक्के है, चाहे वो बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग लाइन में हो? एज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेम प्लेइंग विनिंग कम्बिनेशन को है वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि इस वक्त मुमकिन तौर पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम जो है, मैनेजमेंट जो है इसमें कोशिश कर रहा है कि हम इसको चेंज करें। फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, हसीबुल्लाह हमारे बेंच पर है, मोहम्मद वसीम जूनियर को देखा हमने एक मैच खिलाया था, लेकिन वो भी मजबूरी थी क्योंकि हारिस स्टोक जो था वो 2 मैचेस की पाबंदी का शिकार था। तो जैसे ही उसकी पाबंदी खत्म हुई तो उसको अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद वसीम जूनियर को दूसरा मैच नहीं खिलाया गया। तो मेरे ख्याल से सेम प्लेइंग 11 होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और दूसरी बात है, अगर इब्रार अहमद फिट भी होते तो मेरे ख्याल से वो आज का मैच ना खेलते, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा पाकिस्तान टीम ने, ठीक है श्रीलंका ने अच्छा स्टार्ट लिया था, विकेटें उन्होंने बड़े अच्छा 90 रन बनाए थे तकरीबन पहले 10-12 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैच पाकिस्तान जीते, बल्कि मैं ये ज़्यादा कहूँगा कि श्रीलंका ने वो मैच खुद हारा है। अगर हम देखते हैं तो वो मैच 301 वक्त में ऐसा लग रहा था चेज़ हो जाएगा। उनके अपने बैट्समैन की 1-2 ऐसी गलतियाँ, गंदे रैश शॉट्स जिसको कहते हैं, वो खेलें, और फिर बाबर आजम का एक कैच जो बड़ा अच्छा मैच विनिंग कैच एट द एंड ऑफ द डे साबित हुआ। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि इसमें चेंजेस ना कीजिए, लेकिन मैनेजमेंट जो है मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट रहेगी। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि हसीबुल्लाह बेंच पे हैं, फैसल अकरम बेंच पे हैं, वसीम बेंच को गर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने पिछला इवेंट भी देखा होगा साउथ अफ्रीका के साथ, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। अभी श्रीलंका की टीम भी मतलब कोई इतनी ज़्यादा आजकल रेटेड नहीं है, हाई रेटेड टीम नहीं है। सो इन टीम्स के खिलाफ तो कम से कम आपने इन लोगों को किसी न किसी तरह से टीम में डालना था। फ़खर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, हसीबुल्लाह को डाल लेते, रिजवान को एज ए बैटर खिला देते, वसीम जूनियर को डाल देते, ताकि आपका एक बैकअप बनता या बेंच स्ट्रेंथ बनती। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ नहीं सोचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए, पाकिस्तान टीम आजकल इस मराइल से गुजर रही है ना कि पाकिस्तान मुश्किल से श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे इन टीमों से मैच जीत रही है, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे कोई नए प्लेयर्स को ऐड करके कि इससे भी मैच आ जाए तो हम जीतेंगे कैसे, क्योंकि बड़े मैचेस जब भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से होता है, इंग्लैंड से होता है, न्यूजीलैंड, वो मैच हमने हारने होते हैं तकरीबन। हमारे एक पिछले रिकॉर्ड देख लें कई अर्से से। फिर शहीनशाह अभी नए नए कप्तान आए हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड किसी तरह मेंटेन रखना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मैं किसी भी तरह से रिस्क लेकर अपनी कप्तानी पे सवाल उठाऊँ शुरू में ही। तो ये सब चीज़ें अगर देखें, और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो हमेशा से यही कोशिश करता है कि बेशक आपकी बांग्लादेश की टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, लेकिन आप अपना बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाते हैं ताकि मैच हारे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जिस छोटी, आपने जैसे शुरू में बात की थी, जिस टीम के साथ खेला तो उसके लेवल पे आके खेलता है। तो वही बात है कि अगर उस लेवल पे आगे खेलता है तो चेंजेस मुमकिन तौर पे मुश्किल लगता है। सही। थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे, और जो स्पेशली इनकी बाबर आजम के हवाले से प्रोडिक्शन थी ना, वो देखना आज मैं लाजमी तौर पर देखूंगी 25-30 वाली। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। इससे कबल इन जजेस ने नई आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे थे और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने इस्तीफ़े में उन्होंने अदलिया के मामलात और बिलखुसूस आईनी तरामीम के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ जी, हमारे साथ आज मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर। सबसे पहले तो यही से शुरू करते हैं, 2 बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम जजेस जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और बड़ा ही खूबसूरत शेर भी हमने देखा, यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा। और मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, दोनों के इस्तीफ़ों को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को बिल्कुल रिडेंडेंट कर दिया गया था, तो ये जजेस साहबान उस वक्त से लेकर सिस्टम के अंदर विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लगे रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब 27वीं तरमीम आई है तो उन्होंने ये समझा है कि अब तो बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट बना दिया गया है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक सकूत था, एक जमूद था पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने तोड़ा है। और इसके बाद मुझे लगता है ऐसे कि मजीद भी इस्तीफे आएंगे, और हम तो इनको सच्ची बात है
अप्रिशिएट करते हैं कि जी उन्होंने इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है और ये बड़ा अप्रिशिएटेबल। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि सीनियर तरीन जजेस थे, उनके इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट की साख पर क्या असर पड़ेगा? इस्तीफों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए बेंचेस की तश्कील पर भी कोई असर पड़ सकता है इस हवाले से? सूर अली शाह साहब सीनियर प्यूने जज हैं और अतर साहब जज हैं, और 2 जजेस का इस्तीफा आ जाना मैं समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं ये उसके ऊपर, जैसे पब्लिक के अंदर एक तशवीश थी, आपने देख लिया, और इसके बाद देखें ये जो जजेस साहबान जिन्होंने रिजाइन किया है ये बात को एड्रेस करेंगे और इस मुल्क के अंदर एक तहरीक भी चल सकती है, चूंकि एक इतनी ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी थी, हम समझते हैं कि जनरल पब्लिक, वकला, सब लोग इससे नाला थे और इनका इस्तीफा आना शायद ये एक हवा का ताज़ा झोंका है, इसको तसव्वुर करते हुए लोग जो हैं वो मोबिलाइज। अच्छा रियासत साहब, जिस तरह यकीनी तौर पर बात भी करें, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा कि अब जो विफाकी यानी अदालत है इस तरमीम के बाद उसका बनना सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी असल साख्त होती है उसको बदल देगा, ये क्लियर कीजिएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब इस तरमीम से जो अदालती एक चेक एंड बैलेंस था उस निज़ाम का फिर क्या होगा? देखिए, जो अदलिया का निज़ाम होता है ये अवाम के ट्रस्ट पे चलता है। जब अवाम का कॉन्फिडेंस होता है, जब इदारों के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, और अब ये समझें कि ये कैसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की सबसे आला जो उज़्मा अदालत है उसके जजेस ने जब रिजाइन कर दिया तो उन्होंने यानी 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के ऊपर जो मिसट्रस्ट शो किया है कि जैसे अदलिया की आज़ादी, जैसे जुडिशल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसके अलावा जैसे कि इस्तिस्ना फॉर लाइफ दिया गया है, ये तो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम जो आर्टिकल 227 उससे मुतसादम है, और ये आर्टिकल 25 से भी मुतसादम है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, हर शख्स इक्वल है बिफोर द लॉ एंड नोबडी इज अबव द लॉ। तो मैं समझता हूं कि इससे जो अदलिया का एक लोगों के अंदर एतमाद था उससे जो लोगों को फुकदान आ रहा था। अच्छा, मुझे रियाज साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जुडिशल मौक़िफ़ आया, उसमें सबसे पहले अगर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब की बात कर ली जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक भी आपकी फटर्निटी से है, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर अमीनुल्लाह के इस्तीफे पर कोई कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनका हक था, उन्होंने दे दिया, लेकिन खतूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है ये सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि जजेस के इस्तीफे कई हवालों से गैर आइनी इक़दामात इसको कहा जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बैरिस्टर साहब की एक ज़ाती राय है, बिल्कुल मैं उनके जो इस्तीफे और उनकी जो कंटेंशन है मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। देखें, जब इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाएगी और आर्टिकल 189 के तहत उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जजमेंट तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो जाएगी, तो ये क्या हमला तसव्वुर नहीं होगा आजाद अदलिया के ऊपर? आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज था वो नहीं होगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज होगा वो चीफ जस्टिस कहलाएगा। तो ये क्या आजाद अदलिया पे हमला नहीं है? क्या जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स, आपने तो इंतजामिया को बिल्कुल डोमिनेशन दे दिया है, तो क्या ये हमला नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि अकील भाई की एक अपनी राय, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल सर, आप ने लिखा है वो आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त भी है और हमला भी है आजाद अदलिया पर। लेकिन मुझे इसके साथ ये भी आप क्लियर करें कि क्या जो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया, वो घर चले गए, आपको लगता है कि उन्हें इस तरह से घर जाना चाहिए था, जबकि एक आईनी मामला था उस पर एक वाज़ेह तहरीक की क़यादत भी करनी चाहिए थी उनको? क्यों बैठ जाए घर? वो इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा थे, हैं, वो वकील भी हैं, तो तब वो जज है, पहले वो वकील है फिर वो जज है। तो जज से अगर रिजाइन कर दिया वकील, तो वो उस वक्त भी थे अब भी हैं, तो वो क्यों ना इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए बात को एड्रेस करें और एक राय आमा जो है उसको वो करें इस मुल्क के अंदर,
ताकि एक इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लोग जो हैं वो अपना रोल प्ले करें, उनको अपना हिस्सा बिल्कुल। अच्छा अपनी सर, ये भी इस बताइएगा रोल को कि बिल्कुल- क्या इस मौजूदा सल को देखते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप समझते हैं कि मजीद जजेस भी इस्तीफों की जानिब बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि इस्तीफे आएंगे। ये बिल्कुल मेरी जो है ना छठी हिस्स भी कहती है और मैं प्रिडिक्ट भी कर रहा हूँ कि इस्तीफे मजीद आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अख्तर अब क्या फैसला करते हैं, ज़ाहिर है वो भी एक क्लोज सर्कल है इनका। मुझे सर आखिर में ये भी बताएगा कि जिस तरह मैंने अभी बात भी की है जस्टिस मंसूर अख्तर साहब की, अदालती हलकों में एक अहम और बासर जज भी समझा जाता है उनको, वो भी इस सर्कल का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि वो भी इस माहौल के तहत, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं की बात हो रही है, तो वो भी इस माहौल के तहत इस्तीफा देने का फैसला कर सकते हैं? जितने भी लोग आइन और कानून की बालादस्ती के कायल हैं, जिनको मैं हमेशा आजाद मंच जजेस कहता हूँ, नौकरी पेशा जजेस नहीं कहता, वो सारे रिजाइन कर जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे। ठीक हो गया। अब हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद थे, जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से और एक आइनी बहरान की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, क्योंकि अगर सीनियर तरीन जजेस इस्तीफा देंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ आइनी बहरान तो ज़रूर क्रिएट होगा। रियासत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और ज़ात, अब हम बात करेंगे जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा एनर्जेटिक पर्सन हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है और आप इनको जानते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं और इनकी रेसेस के हवाले से भी जानते रहते हैं। कभी ये एक रेस में अपना झंडा गाड़ती हैं, कभी दूसरी रेस में गाड़ती हैं और हाल ही में कौन सी जीप रैली के हवाले से, जीप रैली के हवाले से जी 2025 थल जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई है उनकी, जिसने मुल्क भर से मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन और मुहिम जो अफराद को जो जनूबी पंजाब के रेगिस्तानी ट्रैक्स की जानिब मुतवज्जो किया। और ख़वातीन की आप ये कहें कि प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की। हमेशा की तरह वो पोजीशन हासिल करती हैं और सुबह की सोच का हिस्सा बनती हैं, जहां मुंतज़मीन और तमाशाइयों की जानिब से ज़बरदस्त उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। उनकी कामयाबी को पाकिस्तान में ख़वातीन को मोटर स्पोर्ट्स में आप ये कहें कि शमूलियत की जानिब से एक मुस्बत कदम भी करार दिया गया और वो आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, थल जीप रैली जीती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा आई थिंक सो इट्स अ न्यू नॉर्म फॉर यू। नहीं ऐसे नहीं है, अब हर सीजन की जो हर रैली होती है वो मेरे लिए न्यू ही होती है और उसको मैंने विन ही करना होता है। वही ना, विन करना इज अ नॉर्म फॉर यू, आई थिंक सो इट्स अ नॉर्मल थिंग राइट नाउ। नहीं फिर भी अच्छा एफर्ट करनी होती है। हाँ बिल्कुल। कोई चैलेंज फेस किया इस जीप के दौरान? इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेरे लिए मैं कहूँगी टफेस्ट ट्रैक मेरी जितना भी मैंने रेसेस की हैं उसमें कहूँगी कि ये अब टॉप पे आ गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह से मैं 2018 से एक तो रेसेस कर रही हूँ और ये कि शुरू में अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई चैलेंजेस या कुछ वो होता रहा कि हम थोड़ा सा मैं कर लेती थी टैकल, नहीं टैकल उस वक्त तो पता रहा कि हम नए नए आए हैं ना, तो वो लेकिन अब जो है माशाल्लाह गाड़ी भी प्रिपेयर ट्रक है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब जो है वो चैलेंजेस मुझे मिले थे ना, डर ज्यादा लगता है? नहीं डर नहीं लगा बिल्कुल नहीं भी। कि अब अगर मैं गिर गई, क्योंकि अब आप माशाल्लाह से जो भी आपका नाम लेता है तो वो कहता है कि सलमा टॉप पे आएंगे। नहीं ये भी एक देखिए, होता है ना, हाँ, फियर होता है कि टॉप पे रहने का फियर होता है। लेकिन नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इशू आ भी जाता है फिर भी आप लोग सबसे ज्यादा ही मुझे याद कर रहे होते हैं। इस दफा ये हुआ था कि एक तो मैं बहुत लेट गई थी, लाइक टेक डे, लाइक फर्स्ट डे ऑफ रेस में टेक डे होता है, ड्राइवर्स नेविगेटर मीटिंग, टेक डे में आपकी गाड़ी के टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है। मैं एक तो उस दिन पहुंची हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हमारी रेस स्टार्ट हो गई थी, लाइक क्वालिफाइंग। मेरी ना प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, लाइक मैं कोई रेकी नहीं की थी, बस एक दिन ही हम लोग गए थे और वो भी हमें बहुत लेट, तो मुझे ना शाम और उसके बाद रात हो गई थी, तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था ट्रैक का। वैसे तो सेम ही ट्रैक होता है बट हर साल ट्रैक जो है ना वो आपको नए नए सरप्राइजेस देता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा एक था, लेकिन मैं कहा खैर है कर लेंगे। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यूरिंग रेस तो एक हम लोगों ने स्टार्ट की तो 40 किलोमीटर तक मेरा जो गाड़ी में जो गारमेन होता है जो हमारे मैप के साथ कनेक्टेड होता है वो बंद हो गया था। अच्छा। तो रेकी पहले ही नहीं की थी और वो भी बंद हो गया था, हमारे पास मैप नहीं था, लाइक कोई आइडिया नहीं था। मैप में ये होता है कि हम लोग कॉशंस लिखते हैं, Exactly. क्योंकि हम काफ़ी हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं, हमने गाड़ी
टूटने से बचानी होती है, एकदम जो है आपको बम्प्स मिल जाते हैं, तो वो कॉशंस एक तो ख़त्म हो गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो थल का ट्रैक है वो मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान है। अब किसी भी रेसर से मतलब कभी भी आप उनके इंटरव्यू सुने, मुझे तो लगता था जस्ट मुझे लगता है, बट वो सबके लिए है। और फिर उसके बाद सेकेंड ये हुआ कि हम लोग की जो मतलब गाड़ी जो थी वो प्रिपेयर मतलब हम लोग कर रहे थे टाइम, मतलब लेट ही में इसीलिए हुई थी, तो हमारी जो ये ट्रक्स है इनका सारा सामान बाहर से आता है। अच्छा। तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो जो है वो नहीं पहुंच सके, तो हम लोगों ने यहीं से लोकल कुछ काम करके हम लोग लेकर गए। और वो भी और बाद वो में जो end हाफ तक चल ट्रैक गए local? नहीं, हाफ ट्रैक पे वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो नरम पड़ जाते हैं। अच्छा। तो ब्रेक से काम करना छोड़ दिया था, लाइक टोटली आई वाज आउट ऑफ ब्रेक। लेकिन फिर उसको भी मैं थोड़ा हैंडल, गियर शिफ्टिंग से थोड़ा सा हैंडल करती रही स्पीड को, बट उस तरह मेरी स्पीड नहीं रही, क्योंकि ये फिर बहुत डेंजरस हो जाता है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, क्योंकि आपके पास मतलब काफ़ी शायकीन होते हैं, साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कुछ जो ऐसे आते हैं ना, टर्न्स वगैरह आते हैं वहाँ पे होते हैं, वो हो गया। और फिर एंड में जो है जो लास्ट 35 किलोमीटर्स थे, जो कि सही मेरा मतलब था कि मैं यहाँ पे भगाऊंगी लाइक 160 170 मतलब आराम से ना मैं टच करूंगी और लेके जाऊंगी डेजर्ट में, वो 4x4 हो गया गाड़ी का। अच्छा। हाँ, तो ये 3 जो है प्रॉब्लम्स आई थी, और 1 आवर 30 मिनट्स पे मैंने किया था, बट मैं मतलब इससे अच्छा टाइम मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि मतलब ये उस टाइम पे नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक कंप्लीट किया। हमारे रेसेस में ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग ट्रैक कंप्लीट You have to complete the track. यस। अच्छा सलमा, आप यू आर इन इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद में आपको देखते भी रहते हैं, आपकी मूवमेंट्स भी देखते रहते हैं, आप हमारे शो में भी आती हैं। इस्लामाबाद में अपने आप को आप किस तरह से प्रिपेयर करती हैं? मतलब यहाँ पे तो कोई उस तरह का ट्रैक है नहीं कि जो थल जैसा हो या किसी और रेगिस्तान जैसा हो, कभी आप चोलिस्तान में होती है, कभी आप थल में होती हैं, ये क्योंकि इवेंट बेस है, कभी महीनों बाद इवेंट आते हैं, कभी सालों बाद आते हैं, सो आप अपने आप को उस प्रैक्टिस में, उस लय में किस तरह रखती हैं? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने। हम इस्लामाबाद वाले में बिल्कुल हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई इस तरह की जगह नहीं कि मैं जाके प्रैक्टिस कर सकूं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम रेस से 3-4 दिन पहले जाते हैं या 5 दिन, फिर वहीं पे जो हमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं और वहीं पे अगर हम चला ले तो ठीक है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो नॉर्मल यहाँ पे आप रोड पे भी नहीं चला सकते, सीधा आपको चलान होगा। काफी लाउड होती हैं। सख्ती हो गई है हाँ बहुत। जी, और वो लाइक बिल्ट कार्स हैं, तो उन पे तो बड़ा मतलब है, आपको पता है चलान भी काफी हैवी हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये है कि फिर हमें बस उसी वक्त गाड़ी हम जो भी चला लेते हैं वो रेस से 4-5 दिन पहले। अच्छा, 4-5 दिन पहले नो आपकी प्रैक्टिस training नथिंग, बस वहीं पे ही। अच्छा, सही। तो इस दफा की जो रेस थी उसमें आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए और बहुत ज्यादा। मेमोरेबल आपकी ये ट्रैक रहेगी हमेशा के लिए। अभी कोई फ्यूचर रेस की भी प्रैक्टिस जारी है या कोई आने वाली है? अभी आगे रेसेस आ रही हैं, चोलिस्तान रैली आ रही है, वैसे तो झल भी आ रही है, बट झल तक आई गेस मेरी जो प्रॉपर गाड़ियाँ जो उस तरह तैयार नहीं होंगी। आई विल ट्राई कि मैं जाऊँ, लेकिन जो मेरी है सबसे ज़्यादा जो तैयारी है वो TDCP की चोलिस्तान रैली के लिए, TDCP की तैयारी, जो कि एशियाज बिगेस्ट रैली है। सही हो गया। अच्छा सलमा तो हमारे साथ मौजूद रहेंगी, ख़वातीन हज़रात यहाँ पे इनसे और भी बहुत सारे सवाल करने। इन्होंने कहा ना कि हम प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं इनसे ये पूछूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपकी सेम जीप या सेम कार होती है या नहीं होती, और भी बहुत सारे सवाल हैं इनसे करने, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ सलमा मौजूद है और हम उनसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। और सलमा से हमने पूछना था, इन्होंने एक कहा था कि 3-4 दिन पहले ये जाती है किसी भी रैली में, थल में आप 3-4 दिन पहले गई। अच्छा, जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपकी बड़ी स्पेशल होती हैं और उन स्पेशल गाड़ियों को मेंटेन भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तो 3-4 दिन प्रैक्टिस करती हैं सलमा आप, वो भी उसी गाड़ी में करती हैं या प्रैक्टिस की गाड़ी अलग होती है और एक्चुअल में गाड़ी अलग होती है जो उस रेस के लिए आप प्रिपेयर करती हैं? नहीं, ये जैसे आपको पता है हमारी रेस कार्स तो बिल्ड कार्स होती है ना, इनको तो हम नहीं लाइक ट्रैक पे सारा टाइम नहीं निकाल सकते। उस पर हम जस्ट वही है, जैसे हमारे पास ट्रैक नहीं होता ऑन अ रेस कार, हम जस्ट उसका एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं वहाँ पे, और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें फीलर चाहिए होता है कि ये किस टर्न पे, और हर जितने भी डेजर्ट हैं वो डिफरेंट है हर तरफ से, हर लिहाज से ना, लाइक उनकी सैंड डिफरेंट है, तो वो रिएक्ट क्या करती है वो गाड़ी, उसका रिएक्शन हमने देखना होता है, बस इतना हम उस गाड़ी को यूज़ करते हैं। जी, रैकी के लिए हमारी सेपरेट गाड़ियाँ होती हैं और सेपरेट गाड़ियों पे मतलब वो हम रेस वाली यूज़ नहीं करते, क्योंकि रैकी ऐसी होती है कि जैसे हम फर्स्ट डे जाते हैं
मुझे पसंद है कि मैं 5 दिन की रैकी करूं, लाइक 5 डेज। मतलब मैं सबसे ज़्यादा मैं वो हूँ कि मुझे एक्चुअली ट्रैक को याद करना होता है। अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट डे हम लोग गए हैं तो हम लोग जस्ट एक राउंड लगा के आएंगे पूरे ट्रैक का, हमने देखना है कि ट्रैक किस किस्म का है। सेकेंड डे गए, हमारे पास आईपैड्स होते हैं, आप आईपैड ले लें, आप मतलब फ़ोन ले लें, जो भी ले लें, उसमें लीड नैव एक ऐप होती है, उस पर हमें मैप जो है जो भी लाइक अगर TDCP ऑर्गेनाइज कर रही है वो हमें मैप हमें फ़ोन पे लाइक व्हाट्सएप कर देती है। तो हम उसी मैप पे जाते हैं और फिर लाइक अगर पहला हमें 500 पे मिल गया, 500 मीटर पे शार्प टर्न मिल रहा है राइट, तो हमारी अपनी मर्जी है कि हमने उसको कॉशन में किस तरह लिखना है, शार्प राइट, शार्प लेफ्ट, या आपके कॉशन हम्स आ रहे हैं, या मतलब कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको कॉशन में फील होती है वो हम उनको सारा मैपिंग करते जाते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है, देखिए जिस 100 किलोमीटर का भी जो अगर आप एक मैप बनाते हैं और वो भी आपको 3 से 4 घंटे ले लेता है वो, क्योंकि हम रुकते हैं, हम फिर वापस आते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मतलब हर टर्न के बाद फिर तीसरे दिन जब जाते हैं। ये एक मैं जिस तरह एक मेरी प्रैक्टिस का एक तरीका है। हाँ बिल्कुल, मेरा एक अंदाज है। थर्ड डे पे मैं उस मैप के मतलब मैं अपने नेविगेटर को कहती हूँ मुझे कॉल्स दो। जैसे हम रेस पे जा रहे हैं वो मुझे कॉल्स देगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, तो फिर हम उसको दोबारा थोड़ा सा वो रिफाइन करते हैं। लेकिन फिर बाकी जो लास्ट 2 डेज होते हैं उनको मैं जो है वो प्रॉपर वो मैप पे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, वो मुझे क्वेश्चन देते हैं क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम लोग जिस स्पीड में जा रहे होते हैं तो हमें वो क्वेश्चन जो है कोई 100 मीटर पे क्वेश्चन रख लेता है, लाइक 100 मीटर हेड जो है वो आपकी क्वेश्चन आ रही है, कोई 200 मीटर रखता है, तो वो इतने जल्दी जल्दी आते हैं ना, तो वो आपको नेविगेटर को भी बहुत शार्प होना पड़ता है। वो फ़ौरन आपको कॉल्स देगा कि अच्छा। अब मेरी एक बात है, मेरे साथ जो भी नेविगेटर, मेरे छोटा भाई तो खैर एक दफ़ा बैठा था, वो अब कहता है मैं कभी नहीं बैठूंगा क्योंकि ये सुनती नहीं है। अच्छा, मैं सुनती इस तरह नहीं हूँ, मुझे लाइक जो मैं 4-5 दिन पहले जा रही हूँ मुझे ट्रैक याद करना होता है। अच्छा, मुझे ट्रैक याद भी हो जाता है। अच्छा, जो कि सब कहते हैं ये एक ब्लेसिंग है कि मतलब रोड्स ना, लेकिन नहीं ऐसे नहीं है, पढ़ाइयों में कोई नहीं अच्छी मैं मेमोरी सी बस गाड़ियों में, ट्रैक कला में अच्छी है। हाँ, अपने जो मेरा प्रोफेशन है बस उसमें अच्छी हूँ मैं। तो वो कहता है कि सुनती नहीं है किसी की। अगर जो मेरा बस एक रेसर जो होता है ना, वो कहता है कि बस हमसे किसी तरीके से स्पीड नहीं कम करवानी, और मुझे पता है मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं जो है मैं 4-5 दिन इसलिए पहले जाती हूँ कि मुझे ना याद होता है कि यहाँ पे एक बड़ी क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो मुझे ना ट्रैक याद करना होता है, तो इसलिए मैं पहले जाना चाहती हूँ। और इस ट्रैक में ये इशू यही आया इस रेस में कि मैं लेट गई और बस वो गाड़ी हमारी प्रिपेयर नहीं थी, और इस वजह से ट्रैक जो था वो मुझे याद नहीं था। अच्छा, बाकी रेसर्स की भी ये रूटीन होती है कि वो भी 4-5 दिन पहले, जी 4 दिन 3 दिन, लेकिन 4-5 दिन की एटलीस्ट हर कोई रैकी करता है। अच्छा। और ये जो आपका 4-5 दिन पहले वहाँ पे जाना, फिर जो आपने कहा कि आप अपने आर्ट में, ये एक आर्ट ही है, उसमें बहुत अच्छी है कि आपको ये पता भी होता है कि अगला कर्व कहाँ पे है, किस जगह पे आपकी गाड़ी इतनी टिल्ट होगी, ये तमाम तर चीज़ें, तो ये आपको दूसरे रेसर से डिफरेंशिएट करती होंगी और यही फायदा तब आपस में कुछ आपकी बातचीत भी होती है कि इस तरह? जी, मैं तो अपने सीनियर रेसर्स जो हैं, जैसे कि नादिर भाई हैं, आसिफ भाई हैं, जैन भाई हैं, ये जितने प्रिपेयर्ड के हैं रेसर्स हैं, अभी माशाल्लाह से फैसल शादी खेल फैसल भाई जीते हैं, मैं तो जाती हूँ और मैं तो पूछती हूँ भाई यहाँ पे ये टर्न था, अच्छा यहाँ पे, मतलब पता भी हो ना फिर भी जाती हूँ, क्योंकि सीनियर होते हैं हमेशा, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि 2018 से मैं रेस कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी रेसर हूँ, नहीं, आप हमेशा लर्न करते हो। और आपके मतलब माइंड में अगर ये चीज़ हो ना, मेरे ख्याल से तभी आप ग्रो करते हो कि जब आप अपने आप को कोई भी परफेक्ट नहीं होता, समझ लें तो यू आर स्टक देयर, जी, उसके बाद तो वो बिल्कुल यही बात, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो मैं जाती हूँ, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि मुझे ये इश्यूज आए हैं, फिर रेस से एक दिन पहले भी मैं सबसे पूछती हूँ, इवन अगर हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं, कैंप्स में कोई होता है, कोई होटल्स में होता है, ज़्यादातर कैंपिंग होती है, तो वो मैं मैसेजेस करके पूछ रही थी, अच्छा मुझे कोई टिप्स दें, अच्छा मुझे कोई टिप्स दें। इवन स्टॉक कैटेगरी के जो रेसर्स होते हैं, जिनसे मेरी बड़ी अच्छी, मतलब हम लोग पुराने एक दूसरे को जानते हैं, उनको मैसेज कर देती हूँ, अगर मुझे कोई टिप्स देनी है तो दे दो। मैं कलेक्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंसान हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। मतलब लोग कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, नहीं पूछना चाहिए, आपने खुद ही प्रिपरेशन कर ली, बस सही है, लाइक सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है।
बट मुझे होता है, मैं कहती हूँ नहीं, जितना ज़्यादा आपका एक अलग अंदाज है। जितनी इन्फॉर्मेशन मिले अपने सीनियर से, हम बंदा हमेशा सीखता ही रहता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। अब गाड़ियाँ उस तरह नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा सलमा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अभी जो नौजवान लड़कियां या फिर बच्चियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए आप हमेशा से क्या मैसेज देती हैं? किन चीज़ों को उनको पता होना चाहिए, किस तरह की मैं आज ट्रेनिंग? एक डिफरेंट बात करूंगी। देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि हाँ आया करें, हम लोग हैं, ठीक है। मैं ये बड़ी एक मैं कहती हूँ 2018 से बहुत पुरानी बात हो गई है। किसी बड़ी बात हो गई। हाँ ये बस ये हाँ किसी पिटी बात होगी, बस ठीक है। देखिए मैं आपको बड़ा शॉर्ट करके बात करूंगी कि बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। आपके पास स्पॉन्सर्स होंगे तो लड़कियां आएंगी, वरना नहीं आएंगी। बिल्कुल मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया और मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता, मुझे कोई नो हाउ नहीं थी डेजर्ट की। मतलब मैं हाँ जी मुझे रोड पे आप ले आए तो ठीक है, मैं कहूँगी हाँ जी मैं रोड पे मैं आपको हरा दूंगी। लाइक वो आपको पता है एक बचपना सा होता है, कटिंग करना जी, ओवर स्पीड करना, ये सब मतलब बचपन में बहुत किया। अच्छा मैं जो बात करना चाह रही हूँ, देखिए हमारी मैं कहती हूँ नौजवान नस्ल ना बहुत मैं खराबी की तरफ जा रही है। बिल्कुल। सबसे पहले आपके सोशल मीडियाज अगर आप उनको खोल के देखें, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अब चीज़ों को बैन करना चाहिए। ये आप अगर आप टिकटॉक खोल के देख लें, हर लड़की डांस कर रही है। हर लड़की डांस कर, आप है माशाल्लाह, मतलब कि आपसे मैं मतलब मिलती हूँ मैं, मतलब एक आप मीडिया पे ही आप आ रही हैं, कितना अच्छा आपका प्रोफेशन है। मैं हूँ, मैं भी मीडिया पे मैं मतलब मेरा फेस मतलब शो तो होता है ना, ठीक है, मैं लड़कियों के लिए आ रही हूँ। इस तरह हर बंदी एक मतलब कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बन के भी तो आ जा सकते हैं। बट आप ये देखें ना कि हमारी मेरे ख्याल से ना, अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैन करना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया है, टिकटॉक तो इतना खराब हो गया ना कि मतलब शर्म आती है देख के। तो मेरे ख्याल से ना मैं तो ये मैसेज दूंगी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे नौजवान नस्ल पे थोड़ा सा मैं कहती हूँ कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करें। के अलावा भी सलमा मेरे ख्याल बात अब इस तरफ निकल गई है, तो गवर्नमेंट के अलावा आपके पेरेंट्स का भी कुछ किरदार देखिए होता मुझे है। तो समझ नहीं आती वो कौन से पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को कहते हैं कि ठीक है जी आप टिकटॉक बनाएं। टिकटॉक एंड इंस्टा लाइक दे आर सेम, वो एक ही जगह अकाउंट बना लेते हैं। मैं पहले टिकटॉक पे थी, लेकिन अब जो है अब लाइक हम लोग की तो रेसिंग वीडियोस होती हैं। मेरी एक रेसिंग वीडियो पे मुझे नहीं चाहिए लाइक्स, ठीक है, मुझे नहीं है। मुझे जो पसंद करता है मुझे पता है वो लाइक करेगा, वो व्यू करेगा। लेकिन अगर आप देखें, आपके चले आप एक मेल रेसर को देख ले, मेरे से अच्छे रेसर, बहुत बड़े बड़े रेसर हैं, वो जो पूरा दिन आपने डेजर्ट में आपने पूरे इतने साल की मेहनत की है, ठीक है, आप उनके क्लिप्स देखे किस किस्म की ड्रिफ्ट्स मार रहे हैं, क्या उनकी जंप्स हैं, उस पे इतने लाइक्स नहीं होंगे जितने लाइक्स एक लड़की के डांस पे होंगे। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली रियलिटी है। तो आप देखें ना, ठीक है, हमें कहते हैं ना डांस एक टैलेंट है, ठीक है, चलिए ठीक है टैलेंट, बट आप जाएं मूवीज ड्रामाज उसमें, नॉट ऑन टिकटॉक। ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी ना मतलब एग्री नहीं करती हूँ। तो मेरा मैसेज तो यही है पेरेंट्स को भी और नौजवान नस्ल को भी, जितने भी लड़के लड़कियां, कि प्लीज़ मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करें। दुनिया में भी और आखिरत में भी ये दोनों पे है कि आप लोग कोई अपना नाम इधर भी बना के जाए और उधर के लिए भी। तो मेरा तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वो चली गई हूँ, लेकिन आजकल बहुत मतलब आपकी जॉब है ना, आप एक काम कर रही हैं तो वहाँ पे टिकटॉक बनाना लाजमी तो नहीं है ना। हम अगर ये जॉब कर रहे हैं, हमें अगर लोग लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, एक कुछ आपकी लिमिटेशंस होती है ना। हर शख्स तो डांसर नहीं हो हाँ सकता। देखिए आप मेकअप करें, अब मैं कहती हूँ कि चलो जिस लड़की को मतलब गाड़ियों का शौक है, वो बहुत लड़कियां हैं वो गाड़ियों के मतलब मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, फील्ड में आ रही हूँ, बताती हैं गाड़ियों के बारे में, ठीक है। आप है अगर आप भी टिकटॉक में आप अपना बताएं, हाँ डेली का आज ये किया, मतलब कुछ लिमिटेशंस होती हैं इंसान की, बिल्कुल कोई इसमें नहीं है। बिल्कुल ऐसे कॉमेडी आप मतलब कंटेंट बनाए, वो मजा आता है हमें देख के। मैं देखती हूँ कॉमेडी कंटेंट, अच्छी चीज है, बंदा फ्रेश हो जाता है। बट वो एक चीज जो मुझे नहीं पसंद, वो आप लोग को पता है, लोगों को भी पता होगा, वो नहीं होनी चाहिए। वो मोस्टली सबको नहीं पसंद है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चंद सेकंड हमारे पास बाकी हैं। फ्यूचर में कौन कौन सी आपने रेसेस सोची हुई हैं, कहाँ पे आपने जाना है और फिर वापस सबकी सोच में आना है? वो इंशाल्लाह बस अभी हमारे कुछ यहाँ के प्रोजेक्ट्स है मेरी गाड़ियों के, वो कंप्लीट हो जाए तो बस अगला स्टेप जो है वो मेरा इंटरनेशनली है, क्योंकि अब मैं ड्रैग में भी आ गई हूँ। ड्रैग रेसिंग यहाँ पे होती है, तो इंटरनेशनली अब थोड़ा सा मेरा है इरादा कि, और यहाँ पे मतलब कि अगर देखें मैं डकार रैली में तो 2018 से कह रही हूँ मैंने जाना है, सबसे बड़ी मेरी एक विश है, ड्रीम है मेरा। बट आप देखें तो वो इतना मतलब हमारे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई ये शायद मेरा एक सवाल आपसे रह गया था, स्पॉन्सर वाला चाहती हैं कि दौलत है, शोहरत है, पाकिस्तान में इज्जत है, अब इंटरनेशनल इज्जत बनानी है,
थैंक यू सो Will मच do जी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस सलमा, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से सलमा ने बात की कि जो बच्चियां आना चाहती हैं वो आएँ, लेकिन स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी शायद हमने पूछना था, वो मिस हो गया हमारा सवाल। ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन होता है। फिर कभी पूछ लेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट रैली जब जीत कर आएंगे फिर उसके बाद। तो आज की सुबह की सोच का वक्त खत्म हुआ। मुझे हसनैन को, हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज।